Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Domestic stocks fall by more than 0.5%. Sensex closes below 60,700 points. Nifty settles near the 18,000 level. Global share markets log losses before U.S. inflation data and Brent crude prices hover around $92 per barrel. घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक गिरे। सेंसेक्स 60,700 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी 18,000 के स्तर के करीब रहा। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $92 प्रति बैरल के करीब रहा। आइए सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय शेयर बाजारों का। सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.5% से अधिक की गिरावट में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बीच दोनों सूचकांकों में ये गिरावट आई। सेंसेक्स 60,700 के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 18,000 के करीब रहा। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.69% की गिरावट से 420 अंक कम होकर 60,614 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.71% के नुकसान से 129 अंक कम होकर 18,028 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 1.02% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.05% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today declined more than 0.5%. Both indices declined amid negative cues from the global share markets. The Sensex closed below 60,700 points, while the Nifty settled just above the 18,000 level. The Sensex fell 420 points or 0.69% to finish at 60,614. The Nifty also slipped 129 points or 0.71% to end at 18,028. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.02%, while the small-cap index ended 1.05% down. In the Sensex pack, 6 companies posted gains, while 24 logged losses. HDFC Bank was the top gainer as it added 1.1%, followed by Bharti Airtel and Kotak Bank, which surged 0.9% each. Dr. Reddy's Lab added 0.2%. On the other hand, Axis Bank declined 3.5%. Bajaj Finserv and Titan both fell 3%. Mahindra & Mahindra ended 2.9% down. In sectoral indices at BSE, all 20 sectors logged losses. Auto sector declined 2.1%. Consumer durables, commodities and consumer discretionary both slipped 1.4% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,189 companies gained while 2,287 fell. Shares of 116 companies remained unchanged. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। थैंक यू, धन्यवाद। पुनीत जी, आज 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है सेंसेक्स और निफ्टी में और वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत भी नकारात्मक है। क्या लगता है आपको, किस तरह की घबराहट है अभी बाजारों में आने वाले आंकड़ों को लेकर अमेरिका से? सुनो, देखिए आज बाजार में दो प्रकार से मैं कहूंगा कि बाजार में डाउनवर्ड प्रेशर था। एक तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे थे कि बाजार में काफी तेजी थी, पर्टिकुलरली बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स में, तो आज वहां पर काफी प्रॉफिट बुकिंग थी। दूसरा, आज अमेरिका में अभी थोड़ी देर में जो इस पिछले महीने के जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो अनाउंसमेंट होगी, वो आप पे अनाउंस होंगे और उससे ये निर्धारित होगा कि क्या यूएस फेड काफी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा
और जो जिस तरह से वो बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट, या वो आगे कुछ कमी करेंगे। तो मुझे लगता है मार्केट काफी ईगरली इस बात का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही शायद जो रणनीति है या जो ट्रेंड है वो डिसाइड होगा। Puneet, we are looking at the trend, as you mentioned, it's not very clear. Is it sideways? Is it upwards? Or is it downwards? But a few things which are clearly, of course, today was also the weekly F&O expiry that from the local market, but there's some nervousness that seems to be spilling over from the cryptocurrency markets into global equities. Of course, we'll discuss global equities in greater length later on, but do you see that spilling over to the Indian markets as well? I don't think so. See, crypto market is, of course, it's in a meltdown right now, and because the world's third largest crypto exchange, FTX, that went bankrupt in a day. I mean, from $16 billion worth, it went down to $1 in space of one day. So that is the nature of cryptocurrencies. However, I think this is not going to be a spillover effect because still very large parts of global economy are untouched by cryptocurrencies. Yes, it's a shock to the global system, but I don't think it is as big as a contagion kind of an impact on the financial system. I don't see India getting impacted. In any case, cryptocurrency is not very big in India. पुनीत जी, यूएस इन्फ्लेशन डेटा की आपने बात की कि वो आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है कि शायद चौथे मंथ वो लगातार उसमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ये कमी आने के बावजूद भी जो अभी लेवल है वो जो उनका टारगेट है 2%, उससे इतना हाई है कि आपको लगता है कि शायद एक बारी जब डेटा आएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बाजारों में। सुन, देखिए, जो पिछले महीने मतलब जो अक्टूबर से पहले का जो डेटा, सितंबर का डेटा आया था, तो इन्फ्लेशन रेट 8.2% आया था और हमारी अभी उम्मीद है, जो प्रोजेक्शंस है कि जो अब अक्टूबर का डेटा होगा ये करीब 7.9% होगा। तो अगर ये 7.9 या उससे कम रहता है तो मुझे लगता है मार्केट्स को पॉजिटिवली लेंगी। 2% का जो आपने आंकड़ा कहा कि जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का, देखिए उसको आने में तो काफी समय लगेगा और हम ये बात जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन एक बारी बढ़ता है तो बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्रीज वो इन्फ्लेशन आराम से नीचे नहीं आता, उसमें समय लगता है। तो मुझे लगता है मार्केट जो है वो फोकस कर रही है अभी 7.9% पे। अगर 7.9 या उससे नीचे आता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी और यदि 7.9 से ऊपर आता है इन्फ्लेशन अमेरिका में आज, तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। Puneet, there's almost a year back, a lot of these startup unicorns listed on the Indian bourses, and most of their promoter lock-ins are now expiring over the next few weeks, and we saw one of them actually announcing a bonus issue also in anticipation of a meltdown. How big a factor do you think that is on the Indian markets? So clearly, it is unfortunate that investors who came and invested in these so-called unicorns and startup unicorns, they've lost money heavily. In fact, one of the companies that you mentioned today, they came out with heavy bonus, and these kind of tricks in the market, they don't work in the long term. I mean, they might fool people in the short term, but longer term, I think the companies will have to show profits in the bottom line. Most of these startups, unfortunately, did not. They had very high valuations backed by global investors, but they were not profit-making. Many of them are not showing any profit at all. So I think markets are coming to terms with this kind of a reality that profits is what matters to the stock valuations. So my own sense is that we're going to see a very tough period for these startups. I don't think we're going to see any more similar kind of platform companies come and list on the markets. They're going to take time to stabilize, I guess. पुनीत, जो अक्टूबर के म्यूचुअल फंड के एसआईपी इनफ्लोज के डेटा आए हैं वो रिकॉर्ड 13,000 करोड़ पे आया है। सो आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है भारतीय बाजार में वो अभी भी स्ट्रांग है? अगर हम आज की और कल की जो हल्की, कल तो 150 अंकों की गिरावट थी, उसको अगर हम ध्यान में भी रखें तो भी सेंसेक्स 60,700 के करीब है। सो 60,000 के जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे ऊपर बना हुआ है। आपको लगता है कि भारतीय बाजार में अभी इनहेरेंट स्ट्रेंथ, मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी इंडिकेटर्स है स्ट्रांग, उसके बेसिस पे बनी हुई है, आगे बनी रहेगी? कैसा देखते हैं आप आउटलुक? तो सुनो, देखिए, जो आज एमसी का डेटा आया म्यूचुअल फंड फ्लोज का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। नेट इनफ्लोज जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आए वो करीब 9,000 करोड़ के आए, यानी कुछ पैसा बाजारों में, और पिछले महीने वो ज्यादा थे, वहां से कुछ गिरावट आई है। लेकिन एसआईपीज जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करते हैं, ये बहुत मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा कि एसआईपीज नॉर्मली हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करते हैं,
वो आंकड़ा जो है वो नया रिकॉर्ड एक हुआ, 13,000 करोड़ को भी उसने क्रॉस किया। तो मुझे लगता है कि एक तो जो नेचर ऑफ इन्वेस्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो बदल रहा है। पहले काफी रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन डायरेक्टली मार्केट में होती थी और वो नेचुरली वो थोड़े से नर्वस या बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते थे। लेकिन मुझे लगता है तो म्यूचुअल फंड्स के जो जरिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो काफी बड़े पैमाने पे हो रही है और काफी कंसिस्टेंट है और एसआईपी का आंकड़ा जो है उसको सस्टेन करता है। मैं आपको बताता हूं कि जो लेटेस्ट डेटा है तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल की करीब 40 लाख करोड़ की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट्स में अब लगा हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है भारत की, अब आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया की स्टॉक मार्केट्स है वो जो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इंडिया की स्टॉक मार्केट का इस करंट ईयर में। हम आउट परफॉर्म करते रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसका हमें यही ट्रेंड जारी रहेगा। Puneet, we're looking at sectors. Recently, we had news about the spurt in PSU Bank profitability, after which 10 banks have been merged into 4, and now there are 12 left. And we're seeing a huge spurt in their profitability. In fact, just in 2018, only 2 PSU banks were profitable. And within 3 years, that is by 2021, only 2 were unprofitable. And now all the 12 are profitable. And there has been a huge spurt in the PSU Bank profit. Although today all the sectors are down, so PSU Bank index is also down by over 1%. But how do you see PSU Banks as a space in terms of investment if you look at sectors in the Indian market? So, in fact, 2022, PSU banks have been the biggest surprise package, I would say, for the Indian stock markets. This was a pocket where investors were not very bullish. In fact, very few people were really interested in them. And the performance has been phenomenal. On an average, the PSU index is now, PSU banking index has gone up by 52% this year, which is outperforming all other indices. Of course, I think the turnaround story of PSU banks is one of the great achievements of India's latest economic reforms, I would say. There were a lot of reforms, like you mentioned, the banks were merged, larger banks were created. So I think that has really helped us to turn around these banks. If you look at the valuations of PSU banks, to the second part of your question, how do they look as an investment opportunity? I think they're still very attractive for the simple reason, if you look at private sector banks, most of them are quoting at 3 to 4 times of the book values. The price to book value ratio is about 3 to 4. Whereas for PSU banks, it is barely 1. So if you compare PSU banks even now vis-a-vis the private sector banks, they are cheaper at least by 50%. So I think that's still very attractive. और एक और सेक्टर, ऑटो सेक्टर की बात अगर हम करें तो ऑटो सेक्टर कुछ समय पहले तक काफी परेशानी में था। सेमीकंडक्टर्स की कमी थी, जिसकी वजह से हम बहुत वहां पे चैलेंजेस देख रहे थे। एंड नाउ सडनली इट सीम्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स। हालांकि आज ऑफ कोर्स जैसा अभी रवि ने कहा कि सभी सेक्टर्स में गिरावट आई है। ऑटो सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? क्या टर्न अराउंड हो गया है? देखिए, ऑटो सेक्टर की आपने जैसे कहा बहुत चैलेंजेस थे, बिकॉज सप्लाई चेन जो थी वो डिसरप्टेड थी, तो डिमांड ज्यादा थी। जब पोस्ट रीओपनिंग हुआ और सप्लाई उतनी नहीं आ रही थी तो प्राइसेस भी बढ़े और एक उतनी अचीवमेंट नहीं आ पा रही थी टर्नओवर में, ग्रोथ में। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, सप्लाई चेन्स भी ईज हुई हैं और मेरी अपनी उम्मीद है, हम जब बातचीत होती है हमारी कंपनी से, इनकी कमेंट्री सुनते हैं हम, तो हमारा अनुमान है कि आने वाले काफी समय तक इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो मुझे काफी आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड. Right. Any other sectors do you think hold promise in terms of margin of safety, in terms of, because a lot of sectors, as you mentioned, have already run up quite so much that buying it at this point in time is not a wise decision. One area where you see a margin of safety you mentioned is the PSU banks, and you're also bullish seemingly about the auto sector. Any other pockets where you see a margin of safety currently? So I was about to say that you stole my thunder, no, by PSU banks, because that appears to be the safest pocket, not only in terms of valuations, but also in terms of performance, in terms of ownership, and also in terms of dividend yields. Actually, if you look at many public sector companies, I'm talking about not just the PSU banks, I'm saying there are other NBFCs in PSU space. There are defense companies. I think Indian defense companies, which are largely owned by PSUs, the public sector, but also by some private sector companies, are going to be the biggest stories in the next decade. I think investors should seriously look at the Indian defense manufacturing companies as the next big thing.
in the markets. And पुनीत जी, अगर इन्फ्लेशन के डेटा जो यूएस के हैं वो ऐसे आते हैं कि उनको फिर से जो अपना हॉकिश स्टांस है उसको बनाए रखना पड़ता है, जिसकी सबको एक आशंका भी है, एफआईआईज का आप क्या देखते हैं रुख? क्या फिर एफआईआईज के आउटफ्लो का जो हम एक देख रहे थे ट्रेंड कुछ वीक्स पहले, क्या वो रिज्यूम हो सकता है? किस तरह से इंडिया कैसे स्टैंड करेगा? देखिए सोनू, जो इंडिकेशंस आ रही हैं यूएस फेड से पिछली मीटिंग के बाद भी, उन्होंने ये कहा था कि शायद वो इंटरेस्ट रेट्स को 5% तक, अभी 4% है तो 5% को वो ले जाए, 5% तक वो ले जाएंगे और वहां पर ज्यादा समय तक उसको मेंटेन करेंगे, हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स को रखेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट ये बता रही है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स का स्कोप नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है, जो 115 का पीक था, वो करीब करीब 110 का आ गया है लेवल। और एफआईआईज के फ्लोज जो है वो डॉलर इंडेक्स पे बहुत डिपेंड करते हैं। और मेरा अपना अनुमान यह है कि एफआईआईज ये सेंस कर रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है डॉलर स्ट्रेंथ का, तो वो डेफिनेटली इंडिया में, इनफैक्ट आज का डेटा भी जो आया है हमारे पास अभी, उसमें मार्जिनल बाइंग ही हुई है आज एफआईआईज की, बल्कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेलिंग करी है, लेकिन एफआईआईज आज भी एक कुछ हद तक आज उनकी स्मॉल लेवल पर उनकी बाइंग थी आज। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। Welcome back to Market Mantra. The second important story that we are tracking today is Finance Minister Nirmala Sitharaman has approved the final sovereign green bonds framework of India. Green bonds are financial instruments that generate proceeds for investment in environmentally sustainable and climate-suitable projects. This approval will further strengthen India's commitment towards its nationally determined contribution targets adopted under the Paris Agreement in 2015. It will help in attracting global and domestic investments in eligible green projects. The proceeds generated from issuance of such bonds will be deployed in public sector projects, which help in reducing carbon intensity of the economy. Puneet, this is a 14-year-old idea. Green bonds first time issued in 2008 globally, and now it's almost become a $1 trillion market globally. How do you see this particular development that we are seeing today? How do you think this will impact India's borrowing? Because India has currently a borrowing program of around 15 trillion rupees, and what we are proposing here is around 16,000 crore rupees, which is marginal, barely $2 billion. So how do you see this impacting India on an economic front? So you're right. I mean, we had this idea a long time back, and so we are somewhat late to this party right now. And even then, we are taking some tentative steps to raise this money. And meanwhile, this ESG, the sector has really grown, and $1 trillion you mentioned, that is the kind of money which is going around in the global markets. But I think there are two important things vis-a-vis India in this respect. First, of course, is that India has a very large corpus of projects which are now coming on stream in the green space. So we have green hydrogen coming up, we have solar projects, we have wind power projects. So I think India now has the capacity to absorb these kind of investments. We other did not have large enough projects. Secondly, the market itself has developed. Like there was a scarcity of resources, I would say 5-7 years back, and since then the ESG concept has picked up. Investors are willing to invest in green bonds. Of course, the returns there may not be as high as the regular bonds, and yet you will find enough investors who are willing to put their money there. I think that is the great opportunity, and if this goes well with us, I think future we will raise substantial money for climate projects in India. लेते हैं अगली खबर। भारतीय रेलवे ने अपने समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क पर 82% से अधिक विद्युतीकरण कार्य पूरे
कर लिया है। नेटवर्क के 65,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग में से 53,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर पिछले महीने तक विद्युतीकरण हो गया है। चालू वित्त वर्ष में पिछले महीने तक भारतीय रेलवे ने 1,223 किलोमीटर रेल मार्ग पर विद्युतीकरण किया था, जबकि वर्ष 2021-22 में इसी अवधि के दौरान 895 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ था। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। इससे ईंधन खर्च में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा खर्च करने का एक सरकार का जो एक स्ट्रैटेजी है इकोनॉमी को फिलिप देने के लिए, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और ये जो आज का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बात कही गई है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? नहीं, देखिए सोनू, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम दो प्रकार से, एक तो जो आपने बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स केपेक्स करना है, उससे इकोनॉमी को भी गति मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवेज क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा एंटरप्राइज है, सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है, सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को टच करता है, तो रेलवेज में मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन वो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं पूरी इकोनॉमी को। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट जो जिस प्रकार से अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लॉजिस्टिक्स का जो जरूरत है, अब वो रेलवेज एक बहुत कारगर तरीका से हम लॉजिस्टिक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में रेलवेज एंड वाटरवेज ये दोनों एक बहुत ही क्रूशल पार्ट्स होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के, और उसमें लॉजिस्टिक्स का जो रोल प्ले करेंगे ग्रोथ का, वो रेलवेज करेगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के ये एक्सपेंशन और सस्टेनेंस हो ही नहीं सकता। जी, अगली खबर लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के साथ भारत अमेरिका आर्थिक फोरम की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सतत भागीदारी को बढ़ावा देने के साझा हितों, उभरती प्रौद्योगिकियों, वैश्विक उदार आपूर्ति श्रृंखला और लघु व्यवसायों के माध्यम से ये संभव हुआ है। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री ने बैठक में भाग लेने और साझा क्षेत्रों की पहचान करने के लिए श्री गोयल और अन्य सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत होगी। भारत और अमेरिका की कई जानी मानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इस फोरम में हिस्सा लिया। दिसंबर 2014 में इस फोरम के पुनर्गठन के बाद छठी बार इसकी बैठक बुलाई गई है। ब्रीफली आप क्या कहेंगे, इंडिया यूएस पार्टनरशिप में इंडिया की जो पोजीशन है, क्या वो मजबूत हुई है पिछले कुछ सालों में? डेफिनेटली। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है, यानी हमारे जो उनके ट्रेड संबंध हैं उसमें भारत को बहुत बड़ा फायदा होता है। करीब $70 बिलियन से ज्यादा हमारा एनुअल ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। हमारी बहुत बड़े एक्सपैट पॉपुलेशन भी वहां रहती है, वहां से भी हमें डायरेक्ट रेमिटेंसेज आती हैं, बहुत बड़ा फॉरेक्स का फायदा है। तो भारत को इस पार्टनरशिप में काफी फायदा रहा है। और जो दूसरी बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप है हमारी चाइना की, आप जानती हैं कि वहां बहुत घाटा है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज्यादा। तो जितना हमारे अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है उससे ज्यादा हमारा चाइना में ट्रेड डेफिसिट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के साथ जो हमारी संबंध है वो कितना क्रूशल है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, और मुझे लगता है अपनी फॉर आवर प्लेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और हमारे जो सप्लाई चेन है उसको भी मजबूत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल। हम जब चाइना +1 की बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, तो अमेरिका से जो टेक्नोलॉजी है उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की योजना पर प्रभाव डालने वाले अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 1.7% लुढ़क गया और जापान का निक्केई सूचकांक 1% के नुकसान में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.9% की गिरावट में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% के नुकसान पर बंद हुआ। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां दिन के कारोबार में गिरावट का रुख था। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट थी। फ्रांस का कैक 0.7% लुढ़क गया था और लंदन के फुट्सी में 0.3% की गिरावट चल रही थी। If you look at the U.S. markets, the U.S. stocks ended sharply lower yesterday as Republican gains in midterm elections appear more modest than some expected. Investors also focused on upcoming inflation data that will provide clues about the severity of future interest rate hikes.
The Nasdaq Composite Index tumbled 2.5%, S&P 500 plunged 2.1%, and the Dow Jones Industrial Average Index declined 2%. Puneet, Amazon became the world's first listed firm to lose $1 trillion in market cap, and Microsoft is almost there. It will also close to $900 billion odd from its November 21 peak. All these tech majors are available at a tremendous discount if you look at from their peaks. Is it a good time to invest in these markets? So, Ravi, my own take is that the damage in the tech sector has been pretty all round. So you have very large names, good companies which have taken a huge beating, and you had some companies which are always, I think they were prime targets for beating in any case. And so I think the markets will learn to discern the good ones from the bad ones, and therefore companies which have profitable models, which have good business models, I think they will be attractive. There are companies which have been loss-making all along, which do not have a viable business model. I think they will fall by the way. In fact, this afternoon only I was wondering, and this is almost like what happened with the dot-com boom and bust. Companies which are not good, they fell by the way. I think that is what is going to happen in tech. Tech is a very important part of our business life, our day-to-day life. I think these companies will survive, but definitely some of them will be very attractive for investors. And also the midterms, you see the Senate is a toss-up just as it was before the midterms, and the House, the main House of Representatives, seems to be going towards the Republicans. Will that have any impact on the markets globally or in the U.S. markets? Yeah, Ravi, but honestly, U.S. politics is very difficult for us to understand. I very rarely can make big analysis out of it. It's very complicated. But I think given the situation in America, the government is going to be hampered by this division in houses and by the divided opinions. I think the U.S. economy is going to face challenges next year. My own guess is that the kind of returns we have seen in America in last decade, we're not going to see those returns going forward, and therefore it may be beneficial for emerging markets. And you said it is complicated. I was reading the news. Biden is also celebrating, and the Republicans are also celebrating. So it must be quite complicated to understand, surely. Yes, absolutely. That's the irony of U.S. politics now. Let's look at the oil markets. Oil today extended losses for a fourth consecutive session as renewed COVID curbs in China raised concern about fuel demand in the world's biggest crude importer. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.20 per barrel, while WTI crude prices were at $85.25 per barrel. There is this G7 sanction from December 5th that is being planned. How will India negotiate that to maximize its crude buying? So, Ravi, India, of course, is walking a tightrope, as everybody knows, and we have done a very good job of it so far. We have been able to buy crude from Russia at cheap rates, and yet we have not angered the world at large. I think very difficult diplomatic task to achieve. So, India, I think, is in an okay space. It's very difficult. It's not easy. But I think we are making the best of a difficult situation, and hopefully this will pass by next year. Then it will be easier for us to navigate these complicated geopolitical waters. आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 70 रुपये बढ़कर 51,575 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी का मूल्य 175 रुपये की गिरावट से 61,385 रुपये प्रति किलो पर था। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,710.60 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $21.20 प्रति आउंस पर थी। पुनीत, आपको सोने के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या लगता है अभी पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको देखते हुए? देखिए, सोना पहले वॉर और इन्फ्लेशन से समझते थे कि इफेक्ट होता है, लेकिन अब डॉलर से इसका सीधा ताल्लुक है, और मुझे लगता है जैसे डॉलर में थोड़ी कमी आएगी आने वाले समय में तो सोना मजबूत होगा, और बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती। आई थिंक नैरो रेंज में ट्रेड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत, आप आज के कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को आपने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद सोनू। Thank you, Puneet, for joining us live on this edition of Market Mantra and discussing the business stories of the day. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered. Domestic stocks fall by more than 0.5%. Sensex closes below 60,700 points. Nifty settles near the 18,000 levels. Global share markets log losses before U.S. inflation data, and Brent crude prices hover around $92 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.
Market